प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। कश्मीर के बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए बुधवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर जाएंगे। घाटी में 11 साल बाद हुई बीएसएफ जवानों की तैनाती, 2600 जवानों ने मोर्चा संभाला। कौमी एकता दल की समाजवादी पार्टी में विलय पर सस्पेंस खत्म हुआ। मुख्तार अंसारी ने कहा, विलय नहीं, गठबंधन के लिए हैं तैयार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में पेश किया 25,347 करोड़ का अनुपूरक बजट। आगरा इनर रोड के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए दिए 800 करोड़। दिल्ली में हीरो मोटर्स के शोरूम में लगी भीषण आग, 500 गाड़ियां जलकर खाक हुई, बिल्डिंग भी गिरी। और दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में अपनी ही स्कूल वैन के नीचे आया 4 साल का मासूम। वैन रिवर्स करने के दौरान अगले टायर के नीचे आया अविरल। पुलिस ने वैन को जब्त किया, ड्राइवर को गिरफ्तार किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। लगता है ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में स्थिति मेंढक को तराजू में तौलने की तरह हो गई है। अगर किसी एक को तौला जाए, यानी एक को जरा समझाया जाए और उसे अपनी तरफ किया जाए, संतुष्ट किया जाए, तो दूसरा उछलकर बाहर चला जाता है। अमर सिंह के बयान ने इस स्थिति को और ज्यादा पुख्ता किया है। दरअसल अभी अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अमर सिंह, जो कि राज्यसभा के अब सदस्य भी हैं, उन्होंने यह कह दिया है कि वो पार्टी में जो उनकी स्थिति है उससे वो थोड़े नाराज हैं और अगर यही हालत रही तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। पार्टी में सीएम अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच मचा घमासान अभी थमा भी नहीं था कि पार्टी के एक और बड़े नेता अमर सिंह, जिनका कि हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और इससे समाजवादी पार्टी में मची कलह में आग में घी डालने का काम हुआ। एक तरफ पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यूपी चुनाव से पहले कुनबे की कलह को शांत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन यहां जब एक हाथ ठीक होता है तो सवा हाथ खराब हो जाता है। माना जाता है एक अगर मान जाता है तो दूसरा नाराज हो जाता है। कुछ दिनों पहले ही अखिलेश और शिवपाल यादव ने लखनऊ में हुए कन्या जनधन वितरण समारोह में एक साथ मंच साझा करके सीएम आवास में एक दूसरे के साथ बैठक करके लोगों तक यह संदेश जरूर पहुंचाया था कि परिवार और पार्टी में सब ठीक चल रहा है। लेकिन इधर घर की आग पर काबू पाने की कोशिशें चल ही रही थी कि बाहर अमर सिंह ने चिंगारी लगा दी। 6 साल के वनवास के बाद इसी साल समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद अमर सिंह को पार्टी की तरफ से कंसोलेशन प्राइज के तौर पर राज्यसभा की सदस्यता तो मिल गई, लेकिन पार्टी में वो जगह, वो इज्जत, वो धमक नहीं मिल पाई जो कभी अमर सिंह को मुलायम के करीबी होने के कारण मिला करती थी। लिहाजा लंबे समय तक चुप रहने के बाद आखिरकार अमर सिंह के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कह दिया कि राज्यसभा की सीट के बदले पार्टी में मेरा अपमान हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली। अमर सिंह ने यह भी कहा कि मैं अखिलेश यादव से फोन पर भी बात नहीं करता हूं, फोन पर बात करने की कोशिश करो तो उनका सचिव कहता है कि आपका नाम लिस्ट में है, बात करवा दी जाएगी। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री शिवपाल यादव भी कुछ ऐसी नाराजगी जता चुके हैं। शब्द उनके थोड़े दूसरे थे। शिवपाल भी पार्टी से इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की लाख कोशिशों के बावजूद क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है? कुछ दिनों पहले ही कौमी एकता दल के सपा में विलय को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। शिवपाल यादव इस विलय के पक्ष में थे तो वहीं अखिलेश यादव पार्टी इमेज को देखते हुए इस विलय के खिलाफ थे। हालांकि यह विलय तो नहीं हो पाया। आज कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी ने दो टूक कह दिया कि वो अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं करेंगे। हां, सपा के साथ चुनावी गठबंधन के लिए वो तैयार हैं। यानी लंबे समय से सपा की ओर टकटकी लगाए देख रहे कौमी एकता दल के नेताओं के सब्र का बांध टूट
टूट गया। उन्होंने सपा में शामिल होने पर सस्पेंस खत्म कर दिया। शिवपाल और मुलायम की कोशिशों के बावजूद कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय नहीं हो पाया। अब इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यही लग रहा है कि शायद मुलायम, शिवपाल और अमर सिंह जैसे पुराने नेताओं की बजाय समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की चल रही है। अब सवाल यह है कि जो पार्टी आपस में ही लड़ रहे नेताओं को नहीं संभाल पाए, वो जातीय समीकरणों में जकड़े प्रदेश को आपस में लड़ने से कैसे रोक पाएगी? आज का प्राइम एजेंडा इसी पर है। कई खास मेहमान हमारी आज के इस डिबेट में मौजूद हैं। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता संजीव मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। संजीव मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेंद्र राजपूत जी, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ हैं। वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव जी आप ही से है। उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं बहुत सारी नानुकुर या दाएं बाएं किया जाता है। सब ठीक चल रहा है, ये तो मीडिया का शगल है। जब अभी अखिलेश यादव कल परसों मीडिया के सामने आए तो उन्होंने चाचा और भतीजे में जो कुछ चल रहा था उसका पूरा ठीकरा मीडिया के सर ही फोड़ दिया। अब अमर सिंह का बयान सुर्खियों में है। अमर सिंह तो यह स्थिति बता रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से बात करने के लिए फोन करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती। सचिव कहता है कि लिस्ट में नाम लिख लिया है, अगर सीएम साहब फ्री होंगे तो बात करवा दी जाएगी। एक हाथ जोड़ रहे हैं आप और सवा हाथ टूट रहा है। मुलायम सिंह यादव जो पार्टी के मुखिया हैं, वो बार बार परिवार को एक साथ बिठाने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखिए राजीव जी, और साफ सी बात मैं कहूंगा आपके चैनल पे कि समाजवादी पार्टी अब वो स्टेट लेवल की पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी का स्तर ले रही है। और बहुत बड़ी पार्टी होने के बाद इस तरीके की स्थितियां चलती हैं और उनको समय पे सही से ठीक कर लिया जाता। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके के हालात आज देश में हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर सरकार बना चुकी है, मोदी जी ने जिस मुद्दों पर सरकार बनाई उन मुद्दों से विफल हो गए। संजीव जी, देश के हालात की बाद में चर्चा करेंगे हम। सर, अमर सिंह जी के हालात की चर्चा कर रहे हैं। 2019 में विकल्प की जरूरत है। अमर सिंह के हालात क्या हो रहे हैं पार्टी में, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सर, देश के हालात पर हम चर्चा कर लेंगे। फोन नहीं उठ रहे हैं उनके, मुख्यमंत्री उनसे बात नहीं करना चाहते। पार्टी बड़ा एक चीज ढकने की कोशिश होती है तो दूसरी चीज बाहर आ जाती है। देखिए, पार्टी बड़ा रूप ले रही है। शिवपाल जी के इस्तीफे की बात अभी लोगों के जहन से गायब नहीं हो पाई थी कि एक और इस्तीफे की पेशकश आपके सामने है। इस पर बताइए सर। देश की चिंता करेंगे लेकिन अमर सिंह जी की चिंता करिए। आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, अभी भी हैं, और राज्यसभा में आप लोगों ने उन्हें भेजा है। निश्चित रूप से वो बड़े नेता है और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजीव जी, एक बात बहुत साफ है, पार्टी बड़ी है। कहीं मुख्यमंत्री जी की अगर व्यस्तता होगी और उनकी बात नहीं हो पाई होगी तो मैं समझता हूँ उसको इस तरीके से नहीं बल्कि सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। और 2019 में मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, 2019 में समाजवादी पार्टी विकल्प का रूप धारण करेगी। मतलब जो सरकार चला रहा है वो 2019 में विकल्प बनेगा। तो स्थिति आप खुद ही बयां कर रहे हैं पूरे पैनल के सामने और दर्शकों के सामने कि हालात धीरे धीरे डिटोरिएशन की तरफ है। आप ये मान रहे हैं ना? नहीं राजीव जी, आप कह सकते हैं, मैंने तो आपसे अरे आप ही कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पर होंगे। समाजवादी पार्टी बड़ा रूप ले रही है और विकल्प के तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी सरकार के विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी एक बड़ा रूप लेकर के सामने होगी 2019 में, यही मैंने कहा। ठीक है, चलिए प्रतिक्रियाएं लेते हैं। हम फिर बता दें अपने दर्शकों को, और दर्शकों को बताने की भी जरूरत नहीं है। दर्शक तो समझते ही हैं कि जितनी चर्चाएं होती हैं, प्रवक्ताओं का यही हाल होता है, खासतौर से जब पार्टी में इस तरह की भितरगात या रूठामनी या डिफरेंसेस पर चर्चा होती है, सिर्फ ढकने की कोशिश होती है। दर्शक समझदार हैं। हम सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी, लिहाजा बड़ी पार्टियों के रोग समाजवादी पार्टी में लग गए और इसीलिए एक मनाया जा रहा है तो दूसरा छूटता जा रहा है, एक रूठ रहा है और दूसरे को मनाया जा रहा है। गुटबंदी अब साफ दिखाई दे रही है और इस गुटबंदी के जरिए 2019 में विकल्प होने का दम भर रहे हैं।
संजीव जी? देखिए राजीव जी, कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही कि एक हाथ संवारते हैं आप, सवा हाथ टूटता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिमली आपने की। दूसरी बात जो संजीव जी ने कही, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने बात कही है कि नहीं साहब वो पार्टी जो है बड़ा रूप ले रही है, तो अब पता नहीं संजीव जी ठीक बात कह रहे हैं या मुलायम सिंह जी ठीक बात कह रहे हैं, इनको देखना पड़ेगा। मुलायम सिंह जी ने अभी 3 दिन पहले सार्वजनिक मंच से कहा कि पार्टी हमारी सिमटती जा रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश भर की रह गई है, उत्तरांचल तक में नहीं है। ये मुलायम सिंह जी का कहना है और संजीव जी का कहना अलग है। खैर ये इन लोगों का आपस का वो है। सच्चाई ये है कि अमर सिंह जी के लिए तो हम बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहते हैं कि वो इस्तीफे की धमकी क्यों दे रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। देना राज्यसभा से इस्तीफा दे, और इस्तीफा भी मुलायम सिंह जी को क्यों देना चाहते हैं, सीधे सीधे हामिद अंसारी साहब को दे। ये और तो उन्होंने कहा, एक सीट तो खाली हो यहाँ पर। ये तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो अमर सिंह जी की, जी हामिद अंसारी जी को सौंपूंगा, ये तो कहा है उन्होंने। हाँ, जब बुआ के मूछें होंगी तभी उनको चाचा कहेंगे राजीव रघुनंदन जी। पहले इस्तीफा दे तो। अरे इस राज्यसभा की सीट के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मोदी की प्रशंसा की, मोदी के गुणगान गाए, मोहन भागवत जी के गुणगान गाए, उन्होंने बसपा तक के गुणगान गा दिए। कोई पार्टी ऐसी नहीं छोड़ी, लोकदल में चले गए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वाली बात है। तो इन लोगों ने सिर्फ एक राज्यसभा की सीट के लिए अमर सिंह जी ने जितने पापड़ बेले हैं, उसके बाद ये इस्तीफे की धमकी उचित नहीं लगती उनकी तरफ से। देखिए यहां पर वो अखिलेश यादव जी उनका फोन उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, ये उनका आपस का इंटरनल डायनेमिक्स है। लेकिन किसी पार्टी में रह करके और उसी पार्टी के मुखालिफ प्रेशर पॉलिटिक्स करना, ये अमर सिंह जी को खूब आता है। अमर सिंह जी अब जब से दोबारा आए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अब नेतृत्व जो है मुलायम सिंह जी के पास नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। तो ये युवा मुख्यमंत्री आप किसका फोन उठाता है और किसका नहीं उठाता है, ये प्रोवोकेटिव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। और यहां पर अगर अमर सिंह जी कोई जनउपयोगी बात करने की बात करते तो हमें अच्छा लगता कि भाई मैंने इस विषय पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मैंने इस विषय पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, बुलंदशहर की घटना हुई, मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा, गन्ना किसानों पर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मनरेगा पर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा या फोन करने की बात की, बुंदेलखंड पर बात की। लेकिन आखिर वो कौन सी बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से जो सिर्फ टेलीफोन पे हो सकती है। अजीब किस्म की वहशत है, क्या नाम, पॉलिटिशियंस जो इस तरीके के आ जाते हैं जिन्हें सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा चाहिए होती है, और जिनकी वजह से राजीव रघुनंदन जी जैसे वरिष्ठ लोगों से हमें सुनना पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिशियन आज की डेट में जिनकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है, ये मेंढक की तरीके से तौले जा रहे हैं, करते ये लोग हैं। और पूरी की पूरी राजनीतिक जमात को इनकी वजह से सुनना पड़ता है और जनता में सबकी विश्वसनीयता कम होने की। संजीव मिश्रा जी जवाब दीजिए, फिर वाजपेयी साहब के पास जाएंगे। संजीव मिश्रा साहब जवाब दीजिए। लोगों को कहीं ना कहीं, संजीव मिश्रा साहब जवाब दीजिए, फिर वाजपेयी साहब के पास जाएंगे, मनोज जी को जोड़ेंगे। देखिए जिस तरीके से राजीव जी, सुरेंद्र जी ने जिस तरीके की बात कही, मैं तो समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में न कोई गया और न कोई वहां से वापस आया। एक अलग इनकी अपनी सोच होगी। लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे थे कि नेताजी कुछ और कह रहे हैं और संजीव मिश्रा कुछ और कह रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि पार्टी के जो गार्जियन होते हैं, पार्टी के जो बड़े लोग होते हैं, पार्टी के जो अभिभावक होते हैं, तो हमेशा अपने से छोटे लोगों को इस बात का जरूर वो कहते हैं कि देखो दूसरी पार्टी ज्यादा तेज जा रही है, तुम लोग ऐसे रहोगे तो कमजोर हो जाओगे। ये उनका वो रहता है। और नेताजी जो भी बात कहते हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का नौजवान जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से अपने पूरी ताकत से पार्टी को मजबूत करता है और देश को बचाने में, और देश जिस तरीके से महंगाई और भ्रष्टाचार और काले धन के गोल में घूम रहा है, उससे निजात दिलाने का काम अगर करेगा तो पूरे देश का नौजवान करेगा, प्रदेश का नौजवान। अब संजीव जी समझ में ये नहीं आता, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी ने भी जिक्र किया, अब समझ में ये नहीं आता कि नेताजी की बात ज्यादा मानी जाए या जो संजीव मिश्रा कह रहे हैं वो ज्यादा माना जाए। ठीक है, अभिभावक और गार्जियन ये तो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन उसके बाद जो नेताजी कुछ कहते हैं उसका भी तो कोई अर्थ है।
नेताजी ने खुलेआम मंत्रियों को बोझ बता दिया। नेताजी ने खुलेआम कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को यह कहा कि आप घर बैठे हुए हैं, आप ऐशो आराम कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, अगर यह हालत रही तो हम चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, चुनाव जीत नहीं पाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रदेश नहीं, देश का युवा जो है नेतृत्व में आस्था जता के आगे बढ़ रहा है। कोई सामंजस्य इन बातों में सर दिख नहीं रहा है। फिर भी हम जरा वाजपेयी साहब की टिप्पणी ले लें अमर सिंह जी पर, फिर इस वाले मसले पर भी आएंगे। वाजपेयी साहब कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई मेंढक तौलने जैसी स्थिति है इस वक्त समाजवादी पार्टी में? इस चीज के पीछे जाने का बात जो आपने कहा कि मेंढक तौल रहे हैं इस समय, उसमें कारण यह है कि जब ये सरकार सत्ता में आई है, जिस दिन से अखिलेश जी को प्रपोज करके चुनाव नहीं लड़ा गया था कि वो मुख्यमंत्री होंगे, वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। मुलायम सिंह जी के पुत्र होने के नाते उनको ये मुख्यमंत्री का इनाम मिला है। और पहले भी ये बात चर्चा में लगातार रही कि 4 मुख्यमंत्री हैं, और जिस दिन से अमर सिंह जी और बेनी जी और हैं, तो लोगों में एक जनमानस में, पब्लिक डोमेन में ये बात थी कि अब 6 चाचा हो गए, 5 चाचा हो गए, तो ये हर चाचा अपना हिस्सा चाहता है। और उस हिस्से की अगर बात नहीं हो पा रही है, वो बात कनेक्ट नहीं हो पा रही, मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, ये सब इसी के तौर से है कि पहले शिवपाल इस्तीफा देने की धमकी देते हैं कि उनकी नहीं सुनी जा रही, अब अमर सिंह जी कहते हैं मुख्यमंत्री बात नहीं कर रहे। तो ये कारण इसके पीछे देखने का एक है कि सत्ता का जो संतुलन है वो 4-5 जगह बंटना चाहता है, और जो नहीं हो पा रहा है तो मुलायम सिंह जी उसमें ठीक करने में लगते हैं। आपकी बात एकदम सही है कि एक को सही करने में दूसरा बिगड़ जाता, लेकिन इसको भुगत उत्तर प्रदेश की जनता रही है। शासन प्रशासन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और उस वजह से जो ये घटनाएं घट रही हैं कि फलानी जगह एक कांड हो रहा है, बुलंदशहर कांड हो रहा है, जवाहर बाग कांड हो रहा है, सपा सरकार की जो अंतर प्रतिद्वंदता चल रही है 4-5-6 लोगों में, उसमें अब नए तौर से अमर सिंह शामिल हो गए। अभी वो राज्यसभा आए हैं और अब वो भी शामिल हो गए कि इसमें मुझे भी अपना एक हिस्सा चाहिए, मेरी भी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। और ये इस्तीफा एक कोरी धमकी है। जैसे अभी भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि कितनी प्रयत्नों के बाद वो राज्यसभा जा सके हैं, अब जब वो आ गए हैं तो ये अपने सपा के अंदर जो अपना उनका अधिकार है, लेकिन वाजपेयी साहब उन प्रयत्नों का लाभ होता तो नहीं दिख रहा है ना, दबाव डाला जा रहा है। लेकिन वाजपेयी साहब प्रयत्नों का लाभ होता तो नहीं दिख रहा है, इस वजह से अमर सिंह साहब खिन्न हैं। जनता कितना इतनी कोशिशों के बाद राज्यसभा पहुंचे, नहीं इतनी कोशिशों के बाद राज्यसभा पहुंचे, अखिलेश को वो अपने बेटे की तरह बताते हैं और बेटा फोन न उठाए, तो ये स्थिति खिन्न करने वाली तो है ना। तो इसका मतलब उनकी पीड़ा सही है। फिर देखिए, ये फोन ना उठाने जैसा, मेरा पहले भी एक कहना है कि फोन ना उठाने जैसी बात पर इस्तीफा, इसके पीछे जाना पड़ेगा। क्यों फोन जा रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्या बातें हैं जो सेटल नहीं हो पा रही, ये जनता में। पहले भी अमर सिंह जी उत्तर प्रदेश में जब सपा सरकार में एक बड़े पोर्टफोलियो को डील करते थे तो पूरा उत्तर प्रदेश वही चलाते थे। अब राज्यसभा में आने के बाद वही स्थिति पुनः प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, अभी भी आज आया कि भाई अनुपूरक बजट आ रहा है, शिवपाल के विभाग को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, शिवपाल और अखिलेश की बैठक हो चुकी है। ये सब बातें जब जा रही तो हर व्यक्ति अपना अपना हिस्सा सोच रहा है कि भाई मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 3 बार शिवपाल जी इस्तीफा देने कह चुके, अब नया अमर सिंह जी का इस्तीफा आ गया। ठीक है, तो ये वही बात वही है कि अपने अपने हिस्से की बात है और कोई इसके पीछे दबाव नहीं। ना अमर सिंह इस्तीफा देंगे, कितनी मिन्नतों मन्नतों के बाद वो ये ठीक। वाजपेयी साहब ठीक है, हम मनोज जी के पास आएंगे। और इस्तीफा देना भी हो तो वाजपेयी साहब ठीक, जरूरत क्या है? मनोज जी कैसे देखें, सिद्धू से बड़ा क्या जो विश्लेषण हो रहा है वही सच के ज्यादा करीब है? ठीक है सर, या फिर कुछ और स्थिति भी दिख रही है? एक ये भी आया कि साहब इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश यादव। अमर सिंह क्या बात करना चाहते हैं जो फ़ोन पर ही हो सकती है, क्या वो मुलाकात में नहीं हो सकती? या फिर फ़ोन न उठना एक कथन है, लेकिन इसके पीछे मुख्यमंत्री का इग्नोरेंस दिखाई देता है जो वो कर रहे हैं। क्या स्थिति ज़्यादा सही दिख रही है? देखिए, पिछले 1-आध महीने से जो समाजवादी पार्टी में जो तमाम जो घटनाक्रम अखबारों की सुर्खियाँ बन रही हैं, उससे अब ये लगता है कि जिस अखिलेश सरकार के बारे में शुरुआत के 3 सालों में ये इम्प्रेशन बना रहा कि अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें करीब अपने 3 चाचाओं को एक तरह से कहा जाता था कि वहाँ पर 3.5 या 4 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें कि अखिलेश एक डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर हैं, और उनकी वजह से वो खुल कर के काम नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अभी के जो घटनाक्रम है उससे अब ये लगता है, जिस तरीके से अखिलेश के चाचा ने
लगातार मुलायम सिंह का सहारा लेकर के पार्टी पर जो है अटैक किया कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही है। आज अमर सिंह का ये बम फूटा है। अब इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लगता है कि 3-4 साल मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद, 4-4.5 साल पद कार्यकाल पूरा करने के बाद अब ये टाइम है कि वो पार्टी में अपने होल्ड को बढ़ाएं। और यही वजह है कि उन्होंने कुछ मौकों पर अपना एक तरह से वीटो पावर लगाया है। मुख्यमंत्री होने के नाते और रीजनल पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पार्टी में भी अपनी काफी दखल रखता है। यही वजह है कि कौमी एकता दल के विलय को एक तरह से अखिलेश ने जो है उसको एक तरह से डेडलॉक कर दिया और उनको मजबूर कर दिया कि अब वो अभी कह रहे हैं कि अब विलय नहीं करेंगे, गठबंधन करेंगे। दूसरी बात यह कि मुलायम सिंह, चूंकि एक बहुत बड़ा लंबा इंटरव्यू उन्होंने दिया था अखिलेश यादव ने देश के एक राष्ट्रीय अखबार में, तो उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह न केवल पार्टी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि वो हमारे पिता भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जो उनके पिता हैं, उनके इज्जत को रखते हुए अखिलेश यादव बड़े ही स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल तरीके से पार्टी में अपने होल्ड को कायम करना चाहते हैं। और जो समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जिन्होंने दोबारा एंट्री की, जिसमें कि बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह, जो मुलायम सिंह का एक जो राजनीतिक उनकी जो पर्सनालिटी रही है कि वो अपने साथियों को भूलते नहीं हैं और जो भी उनके करीबी हैं उन्हें हर तरीके से संतुष्ट करते हैं। इस नीति के तहत जो मुलायम सिंह ने अपने तमाम पुराने शुभचिंतकों को वापस बुलाया और उन शुभचिंतकों का जो राजनीतिक मनोविज्ञान अब ये दिख रहा है कि जो उनके काश वो दिन थे, जो अमर सिंह को लग रहा है, आज वो चीज अखिलेश यादव वो लिफ्ट नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नागवार भी लगा है इन वरिष्ठ नेताओं का और चाचाओं का आगमन, और इस वजह से वो लिफ्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सत्ता के केंद्र तो अखिलेश यादव है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो इन तमाम नेताओं के जितने भी काम, चाहे जितने भी पैरवी या अपने समर्थकों को खुश करने की जितनी भी जो तौर तरीके हैं, वो मुख्यमंत्री जो सत्ता का केंद्र है प्रदेश का, वहां से होना है। और वो चीजें जब नहीं बन रही हैं तो वो सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन मैं एक पक्ष इस पूरे प्रकरण का ये भी कहना चाहूंगा जी कि ये सारी संतोष और असंतोष, इस तरीके का दुराव और लगाव तमाम पार्टियों में होता है, लेकिन वो पार्टियां इसे बाहर नहीं करती हैं कि मीडिया की सुर्खियां बनेंगी तो हमें, और यहाँ सब कुछ बाहर ही हो रहा है, और इसमें बाहर हो रहा है। तो इसमें मुलायम सिंह यादव जो पार्टी के पूरे मुखिया हैं और उन्होंने ये जो बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पार्टी के एक डेमोक्रेटिक स्वरूप का भी पता चलता है और यह भी पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि उनका अपना सब कुछ अच्छा रहे और उनका बेटा मुख्यमंत्री भी बना रहे। तो दोनों ये चीजें साथ साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। हम अब जरा संजीव जी के पास जाएं, सुरेंद्र जी को जोड़ें, वाजपेयी साहब को जोड़ें। मनोज जी, इसी प्रकरण में एक सवाल और आपसे कर लेना चाहते हैं, और वो सवाल ये है, क्या हम ये माने कि चूंकि पिता है अखिलेश यादव के मुलायम सिंह यादव, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें मानना उनका कंपल्शन या उनका सम्मान हो सकता है, लेकिन जिन डिसीजन से अखिलेश यादव खुश नहीं हैं उनके रिफ्लेक्शन अमर सिंह या बेनी प्रसाद या कौमी एकता दल, इसके तौर पर हमें दिखाई भी दे रहा है। तो वो लाइन सीधी है कि आप पिता हैं, आपका एक विशेषाधिकार है, आपने कहा कर लिया, लेकिन हम खुश नहीं हैं, लिहाजा वो जेस्चर भी हमारा नहीं। देखिए, मैं एक बात इसमें बस सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव को एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। कैसे उन्होंने यूपी का अपने को मेट घोषित किया राजनीतिक तरीके से, तमाम लोग दावेदार थे, तमाम पार्टियां दावेदार थी, लेकिन मुलायम सिंह ने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी प्रतिबद्धता के जरिए यूपी का एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर बनाया। उनका जो इतिहास कहता है कि मुलायम सिंह ने प्रैग्मेटिक राजनीति की, पहले चरण सिंह को पकड़ा, देवीलाल को पकड़ा, और फिर इवन की भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऊंचे नेताओं से उनका एक अच्छा संपर्क रहा, कांग्रेस से रहा, बसपा के काशीराम से रहा। तो मुलायम सिंह एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं एक यूथ आइडियलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं सवार हो जाता है। लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना होगा कि अखिलेश यादव हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की उपज है। तो ऐसे में ये जो क्लैश हो रहा है, ये क्लैश मुझे लगता है लोकतंत्र की दृष्टि से कोई बुरी घटना भी नहीं है, और कहीं ना कहीं 4 साल तक गाहे बगाहे अखिलेश ने शासन को अंजाम दिया है, और उनकी एक छवि जो है कहीं ना कहीं
एक सोबर मुख्यमंत्री के रूप में देखी गई है और गाहे बगाहे उन पर अब तक कोई बड़े आरोप भी नहीं लगे हैं। अब हम संजीव जी के पास इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो इन सारी चीजों को खारिज करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और नेताजी और अखिलेश यादव सब एक हैं और ये तो मीडिया की उपज है और हम सब लगे हुए हैं और 2017 और 2019 में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लिहाजा हम सुरेंद्र जी के पास जाएंगे। सुरेंद्र जी, जो बातें कह रहे हैं यहां मनोज जी, क्या वो बातें वाकई सही लग रही हैं? क्या वो तर्क पर खरी उतर रही है? मतलब दो स्थिति है कि दो नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, जमीन से उपजा नेता, डायनेस्टी की उपज, क्या अंडरस्टैंडिंग है या फिर दोनों के स्वभाव अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं? कभी शिवपाल यादव के तौर पर, कभी अमर सिंह के तौर पर, कभी कौमी एकता दल के तौर पर। देखिए राजीव जी, मैं आपको बताऊं, मनोज जी ने सच्चाई में बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है, ये बधाई के पात्र हैं। इनकी बातों को दोहराने से लाभ नहीं, मैं संबद्ध कर रहा हूं अपने आप को इनकी बातों से। अपने आप में ट्रांजिशनल चेंज भी हो सकता है समाजवादी पार्टी में, अपने आप में एक जो जिस इंटरव्यू की बात कर रहे थे उस इंटरव्यू में भी काफी पॉजिटिव इंटरव्यू था अखिलेश जी का। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कुछ दूसरे उठते हैं। जो सबसे बड़े प्रश्न है ना प्रदेश के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि शिवपाल जी नाराज हैं। शिवपाल जी की नाराजगी किसी और वजह से या दिखाई किसी और वजह दे रही है। अमर सिंह जी की जो नाराजगी, वो जो पब्लिक में आकर के, मुलायम सिंह पब्लिक डोमेन में बात करते हैं तो अपने बेटे से बात कर रहे हैं, लेकिन अमर सिंह अगर पब्लिक डोमेन में आकर के और किसी बड़े चैनल को इंटरव्यू देने के उसमें ये बात करते हैं तो वो दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं। और दबाव, एक चीज जान लीजिए, जायज चीज के लिए दबाव देने की जरूरत नहीं होती है। दबाव जब भी दिया जाता है अमर सिंह जैसे लोगों के द्वारा तो वो कहीं ना कहीं वो नाजायज दबाव है। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर अब दोहरी जिम्मेवारी आ गई है कि जो आरोप अमर सिंह जी ने लगाए हैं उन आरोपों का जवाब जरूर मिलना चाहिए कि अमर सिंह जी आखिर कौन से दबाव दे रहे हैं इस प्रदेश में जो कि मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं। किन दबावों की वो बात कर रहे हैं, किन कानूनों की वो बात कर रहे हैं, कौन सी जनता के हितों की जो बात है जो नहीं मानी गई है उनके। तो ये अमर सिंह जी जैसे लोगों को ये भी बताना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को भी ये भी बताना पड़ेगा कि ये कौन से दबाव हैं। मुलायम सिंह जी जैसे लोगों के दबाव समझ में आते हैं, बहुत स्पष्ट आते हैं, बहुत क्लियर आते हैं कि उनका कार्यकर्ताओं का दबाव है, उनका बाकी चीजों का प्रो पब्लिक उनका दिखने का दबाव है, प्रो पुअर दिखने का दबाव है। कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जब कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं तो उनको तिलमिलाहट होती है, उस कानून व्यवस्था को ठीक करने का दबाव है। लेकिन अमर सिंह जी का कौन सा दबाव है, ये देखने वाली बात है। ठीक है सर, हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी को या श्री अखिलेश यादव जी को या संजीव मिश्रा जी बैठे हैं यहाँ पर, इनको जरूर जवाब देना चाहिए। संजीव जी से सर जवाब है क्या, किसी बिरला का है, किसी टाटा का है, किसी अंबानी का है या किसी अडानी का है। ठीक है सर, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हम जरूर इस उम्मीद के साथ संजीव जी से जवाब लेंगे कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो विपक्षी और ये तो मीडिया वगैरह वगैरह। इसके अलावा दो तीन और बड़े प्रश्न होंगे। बड़ा प्रश्न ये होगा कि कौमी एकता दल के साथ जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आज मुख्तार अंसारी के बयान से साफ हुई है, क्या वाकई वो एक रास्ता हो सकता है? और अगर वो रास्ता भी हो तो जो डैमेज कंट्रोल पार्टी को हुआ या आने वाले दिनों में होगा, क्या उसकी भरपाई का कोई रास्ता समाजवादी पार्टी ने निकाला है? एक। और दूसरा सवाल यह कि चाहे जो हो, लेकिन बयान चाहे जैसे भी हो, क्या यह बात धीरे धीरे साफ हो रही है, भले ही वो शिवपाल यादव की नाराजगी में हो, वो अमर सिंह की नाराजगी में हो या दूसरे डिसीजंस में हो, कि समाजवादी पार्टी का जो भविष्य है वो अखिलेश यादव के हाथों में ही होगा? ये जो हलचल, ये जो उलझन है, ये इस बात का भी एक इशारा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए
RUC के मेंबर बने। संपर्क करें। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और आज के प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की जो नई नाराजगी है, क्योंकि इससे पीछे और भी कई नाराजगियां हो चुकी हैं, इसके सियासी मायने क्या हैं, और अगर सुरेंद्र राजपूत जी के शब्दों में कहें तो आखिर कौन से दबाव को मनवाने के लिए या कौन सा दबाव डालने के लिए अमर सिंह नाराज हो रहे हैं या ये सारी बातें कर रहे हैं। पहले जरा हम संजीव मिश्रा जी से जवाब लेंगे, उसके बाद उन दो सवालों की तरफ बढ़ेंगे, जो एक कौमी एकता दल से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो समाजवादी पार्टी में उत्तराधिकार है, जो अब धीरे धीरे नाराजगी के जरिए ही सही लेकिन साफ तौर पर दिख भी रहा है। संजीव मिश्रा साहब, पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी ने जो सवाल किया कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जिसे डालने की कोशिश अमर सिंह कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, एक चीज बहुत साफ है, सुरेंद्र जी हो या नेता बीजेपी के हों, ये एक अच्छा लगा कि कम से कम समाजवादी पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी हुई जा रही है कि ये सब लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने दबाव दिया, अच्छी चीजों से नहीं कर रहे हैं सर, किया होगा, नाराजगियों से कर रहे हैं, उलझनों से कर रहे हैं, समस्याओं से कर रहे हैं। अच्छी बात है। इस विश्लेषण की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसे समझिए। आपको धन्यवाद दूंगा। 2014 को याद कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे विश्लेषण हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या चुनाव में, ये तो देखिए। आप किस चीज को लेकर खुश हो रहे हैं संजीव मिश्रा जी? नहीं, मैं तो इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं आपको कि कम से कम समाजवादी पार्टी पर इस तरीके की चर्चाएं ये लोग कर रहे हैं, तो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहते हैं। और ये मैं बहुत साफ सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2017 में तो चुनाव जीतेगी, 2019 में एकमात्र विकल्प होगी भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये 2 साल में कुछ कर नहीं पाए। मैं समझता हूँ 3 साल जो आगे आने वाले हैं उसमें 500 रुपए की अरहर की दाल ये बिकवा देंगे। लेकिन मूल सवाल का जवाब तो दे दीजिए सुरेंद्र जी का। मूल सवाल यह है कि भाई कौन सा दबाव डालने के लिए परेशान है अमर सिंह जी, ये तो बता दीजिए। अरहर की दाल और 2017 2019 तो हो गया सर, हमने ब्रेक ये कहकर लिया था कि हमें पूरी उम्मीद है, राजीव जी, संजीव जी, हमने ब्रेक ये कहकर लिया था कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप जवाब देंगे, लेकिन एक बार फिर से नाउम्मीद होना पड़ रहा है हमें और दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, नहीं, ये देखिए, ये इन्होंने तमाम तरीके की अपनी जो इनकी सोच थी वो इन्होंने उजागर की कि क्या ऐसा होगा या वैसा होगा या वैसा होगा। बहुत साफ सी बात है, ये सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस बहुत पुराना दल रहा है, और इनके यहाँ जो होता है चाहे 2G 3G 4G जीजा जी, वही ये इनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये गलतफहमी में है, और इनकी गलतफहमी भी 2017 में आप देखेंगे। चलिए, अब गलतफहमी तो जनता 2017 में राजनीतिक दलों की दूर करेगी। हर राजनीतिक दल अलग अलग तरह की गलतफहमियों में रहता है। हम जरा वाजपेयी साहब के पास आए कौमी एकता दल के सवाल को लेकर। वाजपेयी साहब, जब कौमी एकता दल का विलय हुआ, शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री की नाराजगी, उसके बाद विलय का खत्म होना, टूटना, बहुत सारे प्रकरण हम लोगों ने देखे। लेकिन अब एक नया रास्ता दिख रहा है, और वो नया रास्ता मुख्तार अंसारी के बयान के मुताबिक यह है कि हम विलय नहीं करेंगे, गठबंधन कर लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर गठबंधन भी हो जाता है तो क्या विलय जितना नुकसान पार्टी को नहीं होगा गठबंधन में? जिस इमेज और परसेप्शन को बचाने की कोशिश थी, क्या वो दांव पर फिर नहीं होगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि जिस इमेज ऑफ परसेप्शन की बात पहले भी हो रही थी, वो वहीं के वहीं है। जो भटकाव या जो लड़ाई अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच में चल रही थी, और फिर जो बैठक और मुलायम सिंह के इंटरफेरेंस के बाद ठीक हुई है, उसी का ये एक नया स्वरूप है। उसी का ये एक नया स्वरूप है कि अब मुख्तार अंसारी के मुंह से ये कहलवाया गया कि साहब अब ये गठबंधन के तौर से रहेंगे। अरे आप
किसी गलत आदमी से गठबंधन करें या उसे अपने घर के अंदर ले आए, बात तो वहीं के वहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को जो वो मैसेज उस समय गया है वो लगातार पब्लिक डोमेन में प्रिवेल कर रहा है। दोबारा से ये नई चीज आ गई, शायद कुछ लोग भूल भी सकते थे लेकिन फिर से लोगों को याद आ गया कि अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच में जो अब मतैक हुआ है, वो मनमुटाव था, वो पहले उसको था कि शामिल करने को लेकर, अब वो जो मतैक हुआ है वो ये हुआ है कि भाई एक नया तरीका निकाल दिया है आदरणीय मुलायम सिंह जी ने दोनों को बैठाल के कि भाई ना तेरी ना इसकी, अब ये है कि गठबंधन हो जाएगा और गठबंधन के तौर से सीटें दे दी जाएंगी और ये लोग लड़ लेंगे। तो ये एक नया तरीका है और जिसको उत्तर प्रदेश की जनता सीधे आंख से देख रही है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं, इट्स एन ओपन सीक्रेट है, इसमें हर व्यक्ति इस बात को जान रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, दोनों के बीच में सुलह समझौता कराकर क्या गठबंधन वो नुकसान नहीं करेगा जो विलय से हो रहा था? जी, मैं फिर से कहूं राजीव रघुनंदन जी कि ये मुख्तार अंसारी साहब और समाजवादी पार्टी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो जब गठबंधन होगा या विलय होगा तब उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी साहब ने ये बातें कही हैं तो एक चीज तो तय हो गई कि कहीं ना कहीं आज इस समय मुख्तार अंसारी जी जो हैं वो गिविंग एंड पर हैं और समाजवादी पार्टी रिसीविंग एंड पर है। हमारा तो बड़ा स्पष्ट रूप से एक प्रश्न है कि अगर इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो आज से पहले जब गठबंधन हुआ था तब श्री मुख्तार अंसारी जी एक कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए थे, 2 दिन बाद वो फिर बदमाश हो गए, अचानक से फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्योंकि गठबंधन के कहीं नियम है, कोई कानून है, कोई कायदे हैं। आप गठबंधन करें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो गठबंधन करना चाहते हैं, जिन लोगों से करना चाहते हैं, जो आपकी नीति नियम और सिद्धांत जो आपने प्रतिपादित कर रखे हैं, उन नीति नियम और सिद्धांतों के ऊपर अगर आप उस गठबंधन को करेंगे तो जनता उसको स्वीकार करेगी, वरना जनता स्वीकार नहीं करेगी। 2017 में जनता ने, देखिए बड़ी स्पष्ट है कि जातिवादी ताकतों को और धर्मांध ताकतों को, कुछ लोग यहां पर कैराना मॉडल का विकास चाहते हैं, मुजफ्फरनगर मॉडल का विकास चाहते हैं और आजमगढ़ की सांप्रदायिक तनाव के मॉडल का विकास चाहते हैं, और दूसरे लोग यहां पर कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के गठबंधन या विलय का विकास चाहते हैं। तो इस जनता को यह तय करना पड़ेगा कि जनता उन लोगों का साथ दे जिन्होंने आरटीआई दी है, जिन्होंने आरटीई दी है, जिन्होंने राइट टू फूड दिया है, जिन्होंने मनरेगा दिया है, राइट टू एजुकेशन दे दिया है, उन लोगों का प्रूव्ड विकास के मॉडल का साथ दे, या कैराना मॉडल का विकास का साथ दे जहां पे सांप्रदायिक तनाव है, हत्याएं हैं, लूट है, धर्मांतरण के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर, फर्जी गौरक्षकों के नाम पर देश को बांटने की और विघटनकारी ताकतों के लिए सब कुछ है, या देश की जनता विकास को चुनेगी। ये 2017 में अपने आप क्लियर होगा और मेरी पूरी आशा है कि देश की जनता कहीं ना कहीं, इस प्रदेश की जनता विकास को ही चुनेगी। ठीक है संजीव मिश्रा जी, ये जो नया फॉर्मूला निकल रहा है जो अभी पुख्ता नहीं है लेकिन बयान से दूर का एक संकेत मिल रहा है, क्या इससे अब मुख्यमंत्री की नाराजगी नहीं बढ़ेगी? क्या पार्टी और परिवार के भीतर सबको समझा लिया गया है? और क्या आने वाले दिनों में वाकई इस रास्ते पर पार्टी बढ़ेगी कि विलय नहीं, गठबंधन की एक प्रक्रिया निकलकर सामने आए, वो भी समय देखकर? देखिए राजीव जी, समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी या पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि क्या होना है, और मैं समझता हूँ अभी तक चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड या माननीय नेताजी ने अभी तक कोई चीज़ ऐसी डिसाइड नहीं की है, इसलिए उस विषय पे मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर कुछ इस तरीके की स्थितियां या कोई भी डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत साफ सी बात है कि 2017 में समाजवादी पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल विलय भी करना चाहते हैं, गठबंधन भी करना चाहते हैं। अब उनमें कौन कौन शामिल होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अच्छा, ये बात तो आप मानते हैं कि आप इस वक्त गिविंग एंड पर हैं या रिसीविंग एंड पर हैं? देखिए बहुत साफ सी बात है, मैंने तो आपसे बिल्कुल एक ही लाइन में सारी बात कह दी कि 2017 में फिर से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे समय में तमाम राजनीतिक दल और तमाम नेता हमारे संपर्क में भी हैं जो विलय भी करना चाहेंगे, गठबंधन भी करना चाहेंगे। कौमी एकता दल विलय नहीं करना चाह रहा, कौमी एकता दल अब विलय नहीं करना चाहता, साफ कह दिया।
कि हम अब विलय नहीं करेंगे। मैंने कहा तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता नहीं, हम तो सिर्फ कौमी एकता दल की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी फिर से तमाम राजनीतिक दल होंगे सर, हम तो केवल और केवल कौमी एकता दल की बात कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल कौमी एकता दल अब विलय में इच्छुक नहीं है। गठबंधन भी चाहते हो, तमाम नेता ऐसे हैं, कौमी एकता दल अब विलय में इच्छुक नहीं है सर, जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में शामिल। वो सब ठीक है, लेकिन कौमी एकता दल अब विलय में इच्छुक नहीं है। वो गठबंधन की बात कह रहा है। देखिए, दोनों में फर्क समझिए। किसमें इच्छुक है ये कौमी एकता दल जानता है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है कि यहाँ माने नेताजी, माने पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, और जो भी होगा निश्चित रूप से राजीव जी आप तक वो बात तुरंत पहुंचेगी। अच्छा, अखिलेश जी को इस बार इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? उनकी मंशा से होगा या नहीं होगा? देखिए मैंने आपसे कहा कि नेताजी जो तय करेंगे, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, तो जो भी होगा वो सब लोग बैठ करके तय करेंगे और वो खबर आप तक पहुंचेगी। ठीक है, हम मनोज जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लें, उसके बाद जरा इस तरफ बढ़ेंगे कि क्या कुछ भी सही स्थिति, लेकिन धीरे धीरे जो आधिपत्य है वो अखिलेश यादव का ही दिखाई दे रहा है। चीजें जिसको हम कहते हैं सियासी ताना बाना, वो उसी के आसपास ही बुना जा रहा है। एक रिएक्शन मनोज जी कौमी एकता दल पर, समाजवादी पार्टी के लिए मुख्तार अंसारी जैसे नेता का ये रिएक्शन, जिसके बारे में अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि वो कभी स्वतंत्रता सेनानी हो जाते हैं, कभी वो हो जाते हैं, ये कहना कि अब विलय बिल्कुल नहीं, गठबंधन होगा तो देखेंगे, नहीं तो आगे, कैसे देखें सर हम इसे? देखिए, जो हमारी जो रियल पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए डेमोक्रेटिक आदर्शों के तहत, उसमें तो बड़ा ही एक तरह से डिमार्केशन है, एक बहुत बड़ी विभाजन रेखा है, हम सब जानते हैं। आप रोज़ रोज़ इनका मंथन ही करते हैं, लेकिन जब तक संविधान में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बैन नहीं किया जाएगा। देखिए, इन्हीं सुरेंद्र प्रताप जी के नेता राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। उसके पहले क्या हो रहा था, जिसको मन जब अपनी सुविधा के अनुसार पार्टी बदल ले, सत्ता में चला जाए। सरकारें बदल गई सर, सरकारों की सरकारें बदल गई। हाँ, जंबो मंत्रिमंडल बना करता था, लालू यादव से लेकर के कल्याण सिंह तक 90-90 और 120 मंत्री बनाते थे। सुधार आया, 15% मंत्री बनेंगे। तो जब हम इसी तरीके से मसल और मनी पावर को लेकर के भी बहुत कुछ रेगुलेशन हुआ है। तो अभी कम से कम दर्जन भर एजेंडे हैं हमारे पॉलिटिक्स में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाना हो, कास्ट रैली पर बैन लगाना हो, कम्युनल टेंशन दूर करना हो, ट्रांसपेरेंट बनाना हो फंडिंग पैटर्न को, और तमाम सारे राजनीतिक दल जो व्यू रचना बनाते हैं, एक एक कैंडिडेट का जातीय समीकरण तय किया जाता है, उनका भाई भतीजावाद और पार्टी के मठाधीश के साथ कैसे रिलेशन है ये तय किया जाता है, उनका जो है मसल और मनी का क्या होल्ड है वो तय किया जाता है। उसके बाद टिकटों का वितरण होता है। सारे राजनीतिक दलों का टोटल एजेंडा और मैनिफेस्टो जो है उसके आधार पर निकलता है। जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात, आरटीई और आरटीआई वगैरह वगैरह, इन सबको बड़ी मैं गहराई से जानता हूँ, क्योंकि मैं मूलतः इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ। बातें तो बड़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है पिछले 70 सालों का, मुझे बहुत बड़े अच्छे से पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कितने इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक पैदा किए। 1960 के दशक में करप्शन पर अटैक होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक रूप से जब तक इसने नुकसान नहीं किया तब तक करप्शन को जो है बड़ा एजेंडा नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अपनी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हर हाल में चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट है। इन सब को लेकर के पार्टियां अपने गिवन कंडीशन में, गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने अपने जीत की रचना तो बनाएंगे ही। और पॉलिटिकल पार्टी कभी भी सुधार के एजेंडे पर काम नहीं करती है। उनका एकमात्र मकसद होता है हाउ टू विन सीट्स एंड हाउ टू कैप्चर पावर। और इस एजेंडे पर जो हमारा लोकतंत्र और संविधान का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज करने के लिए हमारे राजनीतिक दल कभी नहीं आएंगे। इसके लिए हमें कहीं को लाना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए मनोज जी की बात पर। एक एक टिप्पणी सभी राजनीतिक दलों से। सुरेंद्र जी, पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूं और बहुत आभारी हूं। मनोज जी ने बहुत अच्छी बातें और बहुत कम समय में कही, तो इस बात की बड़ी स्पष्ट रूप से सारे राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा। लेकिन मैं मनोज जी से एक बात पूछ लूं या कह भी दूं कि समाज को चलाने की, देश को चलाने की राजनीतिक व्यवस्था
सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज की डेट में फंक्शनल पॉलिटिक्स जो है, जो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, जो प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं पूरे दुनिया में जो चलती हैं, लगभग 6, चाहे डिक्टेटोरियल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे मोनार्की हो, या पूंजीवादी लोकतंत्र हो, या साम्यवाद हो, इसमें हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे अच्छी है आज तक में। ये आदर्श स्थिति नहीं है। इसकी जितनी कमियां हैं, मनोहर मनोज जी जैसे लोग, राजीव रघुनंदन जैसे लोग, ये लोग अगर दबाव समूह बनाएंगे हमारे ऊपर, तो निश्चित तौर पर हम इन दबाव समूहों में रह करके जो भी पार्टी सत्ता में होगी उसको सही करेगी। यहां पर मैं आपसे बताऊं, जो जन भागीदारी है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज जी भी कह दे या राजीव रघुनंदन जी भी कह दे, लेकिन दबाव समूह बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो लोग भी दबाव समूह बनाने की बात करते हैं, वो सूनर और लेटर उनका झूठ पकड़ा जाता है, और वो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो है पॉलिटिकल ट्रॉल हो जाते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर राजनीति शुरू करते हैं, और उसके बाद आप पार्टी बना लेते हैं और उसी एजेंडे में घुस जाते हैं जो कहीं ना कहीं एजेंडा वर्तमान राजनीतिक दलों का होता है। तो मैं मनोहर जी से जरूर इस बात को कहूंगा कि आप लोग जन दबाव समूह बनाएं और हम लोगों के ऊपर अंकुश करें। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सारे राजनीतिक दलों को अंकुश की जरूरत है, जन दबाव समूह की जरूरत है, लेकिन उसमें आप लोगों की पारदर्शिता भी बहुत आवश्यक है। वाजपेयी साहब, आप लोग पारदर्शिता हमसे तो चाहते हैं, लेकिन स्वयं की पारदर्शिता भी बहुत होनी चाहिए। वाजपेयी साहब, नहीं, इस पर एक लाइन थोड़ा रघुनंदन जी इजाजत दे तो मेरा मानना है आप पार्टी का हवाला दिया, बातें कह रहे थे, मैं अपने वाजपेयी साहब, अच्छा मनोज जी को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आते हैं। वाजपेयी साहब बस 1 मिनट के लिए, मनोज जी पूरा कर ले, फिर आ रहे हैं। चर्चा में रहती हैं, लेकिन जैसे कि वाजपेयी साहब बस 10 सेकंड। मैं ये सिर्फ कह रहा था, जिस आप पार्टी का हवाला दिया सुरेंद्र जी ने, मैं बता दूं कि आप पार्टी और उनके प्रतिपादक अरविंद केजरीवाल के पास देश की व्यवस्था को बदलने का विजन कभी भी नहीं था, और 2010 से मैं पानी पी पी कर उन सारे गिरोहों और जमातों का विरोध करता रहा। जन दबाव समूह बना करके हम लोगों को डिस्क्रेडिट करने का काम। वाजपेयी साहब अब बोलिए, वाजपेयी साहब अब बोलिए। उस पर आए तो मैं जन दबाव समूह को मानता हूं, ठीक, लेकिन अंकुश आप लोगों का होना चाहिए हम लोगों के। वाजपेयी साहब कंप्लीट करिए, मेरी आप लोगों से मांग है। ठीक है, वाजपेयी साहब कंप्लीट करिए। जी, मैं कह रहा था कि जैसे मनोज जी ने कहा कि हर पार्टियां चुनाव जीतने के लिए करती हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से जुड़ी पार्टी है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, अपना एजेंडा, अपना विचार रखने का अधिकार है। उस आधार पर ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। चुनाव जीतने और हारने के लिए कोई भी टैक्टिस अपनाने जैसी कोई बात नहीं है। जनता खुलेआम वोट डालती है। इस लोकतंत्र में किसी पर कोई दबाव नहीं है। और अब आजकल प्रचार के युग में, मीडिया के युग में, डिजिटल क्रांति के युग में अब घर घर तक हर बात पहुंच रही है। अब ऐसा नहीं है कि कोई गांव में किसी को दबाव में वोट डलवा दे, कोई किसी एजेंडे पे वोट डाल दे। अब आप और हम जो ये बहस कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। तो ऐसा नहीं है। हर पार्टी का अपना एक विचार है, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है। चुनाव में वो एजेंडा जरूर प्रिवेल करता है, वो बातें जरूर रहती हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतना ही एक कारण रहने का कब बात है, पर लोकतंत्र में चुनाव जीतना भी एक व्यवस्था है और उस चुनाव जीतने के हिसाब से ही लोकतंत्र चलता है, प्रजातंत्र चलता है और वो व्यवस्थाएं सारी अपने सिस्टम को पालती हैं। और इस पूरे लोकतंत्र का एक स्तंभ आप भी हैं और वो स्तंभ लगातार काम करता रहता है। ऐसा नहीं है कि चुनावी पॉलिटिक्स के चक्कर में सारा कुछ पार्टियों का अलग है। क्षेत्रीय पार्टियों का एजेंडा अपना है और राष्ट्रीय पार्टियों का एजेंडा अपना है। वो एजेंडों में कभी कभी फर्क लगता है और लोगों को लगता है कि आदमी किसी एक विचारधारा से। संजीव जी, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है और वो अपने विचार के इर्द गिर्द ही अपना प्रचार करती है। सारे राजनीतिक दल तो सर यही कहते हैं कि वो विचार आधारित पार्टी है, लेकिन वो विचार समाज में दिखते कहाँ हैं और कैसे हैं वो पता नहीं। संजीव जी, लेकिन बहुत ताजा उदाहरण मैं दूंगा। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, बहुत ताजा उदाहरण दूंगा। आज जैसे अनुपूरक बजट आया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, किस तरीके से विरोधी दलों ने काम किया, किस तरीके के हालात पैदा कर दिए। इनको ये सोचना चाहिए कि अगर अनुपूरक बजट है तो इसको उत्तर प्रदेश के विकास से जोड़ करके देखे और अगली जो भी हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल साफ सी बात है, उसको एक मौका मिलेगा इसी चीज को और आगे बढ़ाने का। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अनुपूरक बजट भी ला रहे हैं तो भी विरोध खाली करना, मैं समझता हूँ वो जायज नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजों, जिन जिन चीजों का प्रयास किया है समाजवादी सरकार ने आगे बढ़ाने का, उन सबको टच किया। रोडों के लिए बड़े 2007 से लेकर 2012 तक जब आप
आपकी सरकार नहीं रही, उत्तर प्रदेश में जब विकास हो रहा है तो सारे राजनीतिक दलों को नहीं संजीव जी, 2007 से लेकर 2012 तक जब आपकी सरकार नहीं रही तो आपने ऐसे उदाहरण पेश किए? देखिए, विरोध का तरीका होता है साहब। उस समय किस तरीके से उत्तर प्रदेश जल रहा था, 3 सीएमओ के मर्डर हो रहे थे। बस ठीक है, नहीं हम उस पर बहुत नहीं जाएंगे सर, हम बहुत नहीं जाएंगे। संक्षेप में, 15 जनवरी आती थी तो तमाम ऐसे इंजीनियर्स और बड़े अधिकारी। ठीक सुरेंद्र जी को सुन लीजिए संक्षेप में। सुरेंद्र जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर जरा हम एक अखिलेश यादव के सवाल पर आएंगे। छुट्टी में 15 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है सुरेंद्र जी। देखिए, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक, हीरो वाजपेयी साहब ने कहा कि अपने एजेंडे पर चलते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि ये जो एजेंडे पर चल रहे थे, काले धन के 15 लाख रुपए का क्या हो गया, 2 करोड़ रोजगारों का पर ईयर क्या हो गया, और इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि किसानों के लिए जो आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी उसका क्या हो गया। दूसरी चीज संजीव जी ने कही अनुपूरक बजट, तो मैं इस सरकार की पूरी मशीनरी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि जिस सरकार की मशीनरी को 1000-2000 करोड़ से ऊपर के अनुपूरक बजट की जरूरत पड़े, यानी आपका बजट 1 लाख करोड़ के आसपास का, उसका 25% बजट आपने जो है अनुपूरक के नाम पर कर दिया, तो आपके अधिकारी और आपके वित्त मंत्री क्या कर रहे थे? ऐसे अधिकारियों को और ऐसे वित्त मंत्रियों को तो सजा का प्रावधान होना चाहिए लोकतंत्र में, जो अपने बजट को, एनुअल बजट को इतना गड़बड़ किए हैं कि उसे अनुपूरक भी 25 से 30% का अनुपूरक बजट पेश करना पड़े। किस तरीके का विधायी कार्य हो रहा है और किस तरीके का एग्जीक्यूटिव कार्य हो रहा है, ये बेहतर क्या नाम मनोहर साहब बताएंगे कि इस तरीके के बजट अनुपूरक क्या कभी पहले आते थे? देखिए सर, बजट पर हम दिन में चर्चा कर चुके, अर्थशास्त्री सर बजट पर हम दिन में चर्चा कर चुके। नहीं बस संजीव जी हो गया संजीव जी, हमें जरा 20 सेकंड में मनोज जी से एक टिप्पणी लेने दीजिए। ठीक, इसी तरीके की भाषा ठीक संजीव जी। मनोज जी, हम जरा अखिलेश यादव के सवाल पर आना चाहते थे कि सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो इशारा तो यही कर रही हैं कि आने वाले दिनों में आधिपत्य अखिलेश यादव का ही है, ताना बाने का केंद्र वही है। अब उन्होंने एक तरह से अपना गियर चेंज किया है, अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल गियर चेंज किया है। अभी तक उन्होंने एक तरह से अपने पिता और तमाम चाचाओं के प्रति बड़े ही सफलतापूर्वक एक ट्यूनिंग और कोऑर्डिनेशन, आसान नहीं है जूनियर और सीनियर का एक कोऑर्डिनेशन बनाना, और उसमें जबकि जूनियर जो है वो हेड हो, तो ऐसे में बड़ी सफलतापूर्वक वो ट्यूनिंग बनाने के बाद अब उन्होंने अपना गियर चेंज किया है, और उस गियर के तहत उन्होंने ये तय किया है कि अब अपनी राजनीतिक बिसात जो है उत्तर प्रदेश में बिछानी है, और इसके तहत उनके भी कुछ अपने निजी आइडियोलॉजी हैं, निजी सोच हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन तो फर्क पड़ता ही है आदमी की शैली, काम और सोच के अंदाज में। मुझे लगता है अखिलेश जी वो लेकर के आए हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि जो डायनेस्टी की जो राजनीतिक विरासत होती है वो एक तरह से उनकी वो बहके तरीके से शासन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उस गरिमा को बनाया है, और वो बार बार समाजवादी परिवार, समाजवादी लोग ये चीजों का जिक्र करते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से वो कसौटी पर एक शुक्रिया मनोज जी स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो वाजपेयी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में कि शह और मात की इस राजनीति में और रूठने मनाने के इस दौर में नया दिन कैसा होता है, कौन रूठता है और किसे मनाया जाता है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।